नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पर देहरादून में जागरूकता मैराथन का फ्लैग ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। सुरक्षा और पर्यावरण के लिए दौड़ लगाई जा रही है। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। ईश्वर संविधान को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं सदैव नियमों का पूर्ण पालन करूंगा तथा सुरक्षित एवं अनुशासित वाहन चलाऊंगा। मैं वाहन चलाते समय शराब, नशीले पदार्थों, तंबाकू अथवा किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करूंगा। मैं कभी भी नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाऊंगा और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकूंगा। मैं तेज गति, ओवरलोडिंग, मोबाइल फोन के उपयोग तथा लापरवाही से वाहन चलाने से पूर्णतः परहेज करूंगा। मैं सदैव बेल्ट, हेलमेट एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करूंगा तथा यात्रियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने वाहन की नियमित जांच करूंगा ताकि वह सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने योग्य बना रहे। मैं सड़क पर पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, बुजुर्गों, बच्चों एवं दिव्यांगजनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखूंगा। मैं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाऊंगा और सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति का संदेश समाज तक पहुंचाऊंगा। मैं यह संकल्प अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के हित में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाने का वचन देता हूं। जय हिंद। तो देखिए, देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क और पर्यावरण के लिए मैराथन का आयोजन किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे और जो तमाम लोग यहां पर पहुंचे उनको सीएम धामी ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया और शपथ भी दिलाई है। देहरादून से एक और बड़ी खबर है जहां पर आज बीजेपी की वर्कशॉप होनी है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान इस वर्कशॉप में शामिल होंगे। सभी जिलों से प्रतिनिधि इस दौरान हिस्सा लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ सीधा संवाद भी किया जाएगा। देहरादून में आज भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से शामिल होंगे। जहां कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें प्रदेश के सभी जिलों से आए प्रतिनिधि शिरकत करने जा रहे हैं। इस दौरान संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर मंथन भी होगा। सबसे अहम सत्र मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाला सीधा संवाद रहेगा, जहां पर कार्यकर्ता अपनी जमीनी समस्याओं और सुझावों के लिए सीधे सीएम के सामने रखेंगे। तो आज देहरादून में वर्कशॉप का आयोजन होने जा रहा है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे और न सिर्फ सीएम धामी हिस्सा लेंगे बल्कि यहां पर अलग अलग जिलों के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीधा संवाद होगा। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, वर्कशॉप को लेकर क्या तस्वीरें और क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए आज महत्वपूर्ण ये संवाद रहने वाला है क्योंकि इसमें आज मुख्यमंत्री तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ आज प्रदेश से तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सह प्रभारी, तमाम लोग आज मुख्यमंत्री के साथ संवाद करते हुए नजर आने वाले हैं। और क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर भाजपा का या संगठन का जिस भी तरीके का कार्यक्रम होता है, नेतागण
या सदस्य कार्यकर्ता है या जिला अध्यक्ष है, उनका रोल किस तरीके से जनता तक अपनी योजनाओं को पहुंचाना, जनता के हित में काम करना और आगे की रणनीति तैयार करना, ये तमाम तरीके के ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिन पर हमेशा मुख्यमंत्री बात करते हुए नजर आते हैं। और आज का ये जो संवाद कार्यक्रम है, ये मुख्य सेवक सदन में होना है, जिसमें आज तमाम पूरे प्रदेश से आज जिला अध्यक्ष, सह प्रभारी पदाधिकारी जो है वो पहुंचने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ आज ये संवाद होगा। मुख्यमंत्री कई तरीके का फीडबैक लेते हुए भी नजर आएंगे, मुख्यमंत्री कई तरीके के निर्देश देते हुए भी नजर आएंगे। पार्टी काम कर रही है, कैसे संगठन को और मजबूत करना है और कैसे जनता तक अपनी बातों को, योजनाओं को पहुंचाना है, इस पर भी आज चर्चा होती हुई नजर आएगी। और शुभांगी, देखिए, एक तरफ राज्य सरकार की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, दूसरी तरफ इस तरह की वर्कशॉप आयोजित की जा रही है जहां एक तरफ तो लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, लेकिन अब तमाम प्रतिनिधियों की समस्याओं का भी निस्तारण कैसे करना है वो भी यहाँ पर सुना जाएगा। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार और जनता के बीच की जो गैप था उसको अब कम किया जाए और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो वहीं जो प्रतिनिधि हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए छोटे कार्यकर्ता भी हैं, उनकी भी जो समस्याएं हैं वो भी मुख्यमंत्री सुनने का काम करते हैं। और इसीलिए आज की जो कार्यशाला, ये जो संवाद कार्यक्रम है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं भी रखेंगे, चुनौतियां भी रखेंगे। किस प्रदेश के अंदर जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं उनका क्या कुछ फीडबैक है, इन तमाम चीजों पर बात करते हुए, संवाद करते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं और कुछ अच्छी हेल्दी टिप्स देते हुए भी मुख्यमंत्री जो है वो नजर आ सकते हैं कि किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी से जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, जो जिनके हैं, और आने वाले समय में, क्योंकि नजदीक है, ऐसे में कैसे सभी लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आए। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात अगली खबर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज उनके शासकीय आवास पर लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने शिष्टाचार भेंट की है। अब इस मुलाकात के दौरान विधायक बिष्ट ने अपने क्षेत्र के विकास कार्य और जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विस्तारपूर्वक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जनहित के मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। अगली खबर भी देहरादून से ही मिल रही है। जगत गुरु शंकराचार्य से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान गुरु का आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में महाराज से आशीर्वाद और भेंट की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम जी महाराज से शिष्टाचार भेंट की है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हरिद्वार की हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। बाकायदा इस बात की जानकारी खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरु का न सिर्फ आशीर्वाद लिया बल्कि उनसे बातचीत भी की है और हरिद्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि कल सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर थे, जगत गुरु शंकराचार्य से मिले हैं, जहां पर उनसे मुलाकात कर बातचीत की गई है। बात अगली खबर की करते हैं जहां पर उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से व्यापक सत्यापन अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अब दीपम सेठ के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान, अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इस पहल को लेकर सियासत भी अब तेज हो चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार पुलिस की कार्रवाई का बचाव कर रही है, तो वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाने अब शुरू कर दिए हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए। डीजीपी ने बैठक करके तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जाए। इसी के साथ जो संदिग्ध लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको हिरासत में लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने अधिकारी को ये भी निर्देश दिए हैं कि जो विदेशी नागरिक, संदिग्ध लोग और साथ ही बांग्लादेशी नागरिक जो यहाँ उत्तराखंड में रह रहे हैं उनकर सत्यापन अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही अगर कुछ संदिग्ध आता है तो उस पर एक्शन लिया जाए। डीजीपी मुख्यालय के अनुसार ये विशेष अभियान राज्य भर में सर्किल थाना और चौकी स्तर पर संचालित होगा। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स, किराए के मकान, पीजी, होटल, गेस्ट हाउस, आश्रम,
और धर्मशालाओं में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलरों और रियल एस्टेट एजेंटों की भी जांच होगी, जबकि बिना पुलिस सत्यापन किराएदार रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अभियान में पुलिस के साथ एसटीएफ, एसओजी और स्थानीय अभिसूचना इकाइयां संयुक्त रूप से काम करेंगी। होम डिलीवरी सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों जैसे अमेज़न, ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंटों का भी सत्यापन प्राथमिकता से किया जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी स्टाफ, कैब चालक और औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे ठेकेदारों की जांच होगी। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीकी संसाधनों का सहारा लिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डेटा मिलान और विश्लेषण के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जैसे केंद्रीय सुरक्षा पोर्टलों का उपयोग किया जाएगा। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी ठहरे विदेशी नागरिकों और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई है। सार्वजनिक स्थानों, मॉल, स्कूल, विश्वविद्यालय, जिम, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता और कार्यशीलता की जांच भी अभियान का हिस्सा होगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों और अकेले रहने वाले लोगों की सुरक्षा का आकलन किया जाएगा तथा उनके घरेलू सहायकों और ड्राइवरों का अनिवार्य सत्यापन कराया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और स्थानीय निवासियों के लिए भयमुक्त वातावरण तैयार करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे अभियान की मॉनिटरिंग के साथ हर स्तर पर जवाबदेही तय की गई है और आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण में। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मामले में गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज डीजीपी ने तमाम पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और जितने भी जिले के कप्तान हैं उनसे संपर्क करके उनको निर्देशित किया गया है कि हर जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जाए। जो लोग बाहर के यहाँ रह रहे हैं उनका सत्यापन किया जाए। जो लोग आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं, कहीं से भी कोई उनका पता चलता है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाए और इस राज्य के वहाँ हैं जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से भी संपर्क साधा जाए। बिल्कुल सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा, न किसी को कानून व्यवस्था हाथ में लेने का अधिकार दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति यहाँ की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है। हालांकि विपक्ष ने इस अभियान को सरकार की देर से जागी प्रतिक्रिया बताया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं कानून व्यवस्था की कमजोर स्थिति को दर्शाती हैं। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा व्यवस्था पहले से मजबूत होती तो इतने बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस ने ये भी सवाल उठाया कि क्या ये कार्रवाई स्थायी समाधान है या केवल घटनाओं के बाद की औपचारिक कवायद। विपक्ष का ये भी तर्क है कि अपराध रोकने के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था बेहतर बनाने की जरूरत है। कांग्रेस ने सरकार से ये स्पष्ट करने की मांग की कि अभियान के परिणामों को सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं, ताकि जनता को वास्तविक स्थिति का पता चल सके। बहुत देर हो गई। ये निर्देश तो 8.5 साल 9 साल पहले आने चाहिए थे। सारी घुसपैठ तो जितनी हुई है वो 2018 के बाद हुई है। जब से इन्होंने भू कानून, हमारा बनाया हुआ भू कानून इन्होंने समाप्त किया, उसके बाद सारी घुसपैठें हुई हैं जो कुछ हुआ है। तो उसके लिए दोषी केवल भाजपा है। अब जनता ये कह रही है कि भाई पहले जो सत्ता में घुसपैठ हुई है भाजपा की, उसको हटाना है सत्ता से, उसके बाद फिर बाकी का ख्याल करेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि सरकार सुरक्षा के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भाजपा नेताओं के मुताबिक सत्यापन अभियान प्रोएक्टिव पुलिसिंग का उदाहरण है और इसे अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये स्पष्ट है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मुद्दा प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये व्यापक अभियान जमीन पर कितना प्रभावी साबित होता है और क्या इससे जनता के बीच सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। बता दें कि इस बैठक में पुलिस, एसटीएफ, एसओजी समेत एलआईओ की टीम को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो तमाम रेसिडेंशियल एरियाज के साथ ही आश्रम, स्पा सेंटर समेत तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर लोगों की संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, वहां पर चेकिंग अभियान चलाएगी और कार्रवाई करेगी, क्योंकि डीजीपी का साफ तौर पर यह कहना है कि उत्तराखंड के लोगों को भय मुक्त वातावरण देना होगा, जिसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा और साथ ही लापरवाही पाए जाने पर उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। कैमरा पर्सन विजय दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। साथ ही उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर एक और बड़ी अच्छी खबर सामने आई है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने, आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला लिया है युवाओं को विदेशी रोजगार देने का। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल के माध्यम से युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने की तैयारी अब तेज कर दी है। विभागीय बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विदेशी रोजगार की प्रक्रिया को प्राथमिकता के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही इस योजना की खास बात यह है कि इसमें पूर्व सैनिकों के साथ साथ राज्य के गैर सैनिक पृष्ठभूमि के युवाओं को भी समान रूप से विदेशों में काम करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। उत्तरकाशी के कोठियाल गांव में सालों से चली आ रही पानी की किल्लत अब इतिहास बन चुकी है। राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशन में जल जीवन मिशन के तहत 185.26 लाख की पंपिंग पेयजल योजना धरातल पर उतर चुकी है। जल संस्थान द्वारा निर्मित इस योजना से गांव के 260 परिवारों को सीधे घरेलू नल कनेक्शन से जोड़ा गया है। साथ ही अब ग्रामीणों को सुबह शाम शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति मिल रही है। अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में ये सरकार का एक प्रभावी कदम साबित हुआ है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कोटियाल गांव जहां लंबे समय से पानी की समस्या रहती थी, वो प्रारंभ कर दी गई है और वहां पर अब सुबह शाम जो है सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति कर दी गई है। और साथ ही जो उसके आसपास के जो क्षेत्र है उत्तरकाशी नगर के लगे हुए जो सटे हुए क्षेत्र है, उनमें भी उस क्षेत्र से पेयजल आपूर्ति हो रही है। तो देखिए, अब जल क्रांति की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और यहां पर इतिहास बन चुका है, क्योंकि पानी की समस्या से कोई आज या कल नहीं बल्कि लंबे समय से ये गांव जूझ रहा था। लेकिन अब जल जीवन मिशन को किस तरह से कामयाबी मिल रही है, 185.26 लाख की राशि यहां पर जारी कर दी गई है ताकि कोई भी पानी की समस्या से ना जूझे और पंपिंग ग्राउंडिंग भी यहां पर शुरू कर दी गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और माना यह जा रहा है कि शायद जो उनकी समस्या है पानी से जुड़ी हुई वो अब खत्म होती हुई नजर आएगी। वही अब बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड में बिगड़ी कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने लोक भवन भी कूच किया। आपको बता दें कि लोक भवन कूच में शामिल कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार के शासन में भय और भ्रष्टाचार का माहौल होने का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि आने वाले समय में जनता बीजेपी को इसका सबक जरूर सिखाएगी। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के बेबुनियाद आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन करने से जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोक भवन कूच से कांग्रेस ने थामी सरकार को घेरा, दिखाई ताकत एकजुटता, बीजेपी का जवाबी हमला। मिशन 2026 के लिए कांग्रेस ने भरी हुंकार, जनता पर कोई असर नहीं, बीजेपी का प्रहार। बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर देहरादून में कांग्रेस ने विशाल रैली की और लोक भवन कूच किया। रैली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार के शासन में भय और भ्रष्टाचार का माहौल है। जनता बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। वहीं सरकार के संरक्षण में अधिकारी लूट मचा रहे हैं, जिससे जनता पीड़ित है। लोक भवन कूच के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई, जिस पर पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। कूच में शामिल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है, लेकिन आने वाले समय में उत्तराखंड से बीजेपी सरकार की विदाई तय है। वहीं कांग्रेस के लोक भवन कूच पर बीजेपी का कहना है कि जनता को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाकर बवाल कर रही है, लेकिन इससे जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कांग्रेस पर जनता को भरोसा ही नहीं है। इतनी
भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ पर अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है, आपने देखा, चाहे महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, किसान है खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। हर तरह से ये सरकार जनता का मत खो चुकी है। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज है, जनता की रहेगी। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि अकेले राहुल गांधी जी हैं देश में जो भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में हमारे सभी नेता मिलजुल कर इस मुहिम को, राहुल जी के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता को उनकी बातों पर कतई भी कोई विश्वास नहीं है और ये विश्वास तोड़ने का काम कांग्रेस ने स्वयं किया है। तो अब वो कैसे जनता का विश्वास जीतते हैं ये उनके ऊपर है, क्योंकि वो लगातार वो देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से झूठे और बेबुनियादी आरोप वो हमारे नेताओं पे लगाते हैं, हमारे लिए कहते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव बात है, जो प्रदेश के लिए बात है, प्रदेश की हित की बात है, उसमें भी वो सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं और वो भी जनता को दिखता है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब उन्हें जनता देगी। देहरादून में लोक भवन कूच के माध्यम से कांग्रेस ने जहां प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है, वहीं इस विरोध प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने एकजुटता और अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने भारी भीड़ जुटाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में मिशन 2026 के लिए जोश फूंकने की भी कोशिश की है। देखना होगा कि रैली और कूच में दिखी कांग्रेस की ये एकजुटता और ताकत बीजेपी के लिए आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती साबित होती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां चंपावत के लोहा घाट में कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने की खबरों को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष अमित शाह ने चेतावनी दी है कि यदि पर्यटक आवास गृह के पास स्थित कब्रिस्तान में नमाज पढ़ी गई तो संगठन उग्र विरोध करेगा। उन्होंने 45 लाख की लागत से हुए निर्माण कार्यों की जांच की मांग भी उठाई है। विहिप का कहना है कि नमाज के लिए मस्जिदें निर्धारित है, इसलिए कब्रिस्तान का इस्तेमाल केवल नियत कार्यों के लिए ही होना चाहिए। इस मामले की मौखिक सूचना प्रशासन को दे दी गई। पहले भी हमारे हिंदुवादी संगठनों ने कब्रिस्तान में नमाज अदा करने के लिए मना कराया गया और वर्तमान में भी मेरे द्वारा पता किया गया तो कब्रिस्तान में किसी भी प्रकार की नमाज अदा नहीं की जाती है। बस एक सबूर्दे खाक इनका कोई शब्द है, उसमें ये नमाज अदा की जाती है। और मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे वहाँ पर को इस टाइप की कोई भी नमाज अदा नहीं करवाई जाएगी। ये बीप इसमें अपना क्रूर रूप अपनाने के लिए तैयार रहेगा। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से, जहां पर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 20 चेकिंग पॉइंट इस दौरान चिन्हित किए गए हैं। दिन रात सघन चेकिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। बैरियर लगाकर अब जांच की जाएगी। संदिग्धों पर कड़ी नजर रहेगी। लापरवाही पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। आम जनमानस में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि रेखा आर्य की तरफ से यहाँ पर जांच के निर्देश भी दिए गए हैं, साथ ही सख्ती बढ़ा दी गई है। संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने की बात कही गई है और जगह जगह पर यानी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की जो यहाँ पर गश्त है वो भी बढ़ाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह का कोई मखौल ना उड़ाए, इसका ध्यान भी रखने की बात रेखा आर्य की तरफ से की गई है। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम और एक्सेलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेके आज चर्चा हुई है। यदि हम फिट उत्तराखंड स्पोर्ट्स स्कूल, स्पोर्ट्स नर्सरी या हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे यदि हम सफल होते हैं तो मैं यही मानती हूँ कि आने वाले समय में चाहे वो 2027 हो, 2030 हो, 2036 हो, हमारे यही बच्चे आगे चल के जो है प्रदेश का नेतृत्व करते हुए प्रदेश का नाम जो है वो मेडल लेके जो है नाम रोशन करने का काम करेंगे। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।